नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो हम लोगों ने कौन से चैप्टर को स्टार्ट किया है? तो चैप्टर नंबर 3B को स्टार्ट किया है दोस्तों। और इसमें हमारे कितने लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं? तो 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और ये है बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 4। तो इस लेक्चर नंबर 4 में हम क्या समझने वाले हैं, आइए मैं आप लोग को आज का टॉपिक बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो कि पिछले लेक्चर्स में हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किए हैं। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन समझ लिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ लिया है हमारे लेक्चर नंबर 1 में। फिर लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या समझा था दोस्तों? तो हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद जो हमारा थर्ड लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, अब इस लेक्चर नंबर 4 यानी कि इस जो अभी ये वीडियो चल रहा है इसमें हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं? तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हम देखने वाले हैं मेथड्स। ओके, कौन कौन से मेथड्स देखने वाले हैं? तो देखो यहाँ पर आपको बताती हूँ मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी जो आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दोस्तों, इसको मेजर करना हो अगर तो आपके पास कितने मेथड अवेलेबल हैं? तो आपके पास 3 मेथड्स हैं। ओके, कौन कौन से मेथड्स? पहला है यहाँ पे रेशियो और परसेंटेज मेथड। दूसरा है दोस्तों हमारा ये देखो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। और तीसरे अगर मैं मेथड की बात करूँ दोस्तों तो वो हमारा कौन सा मेथड है? पॉइंट मेथड, या फिर आप उसको ज्योमेट्रिक मेथड भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों मेथड्स की मदद से हम किस प्रकार से जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको मेजर कर सकते हैं वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हम एक एक करके सारे मेथड्स को। तो योर फर्स्ट मेथड इज रेशियो, या फिर हम इसको कह सकते हैं बच्चे परसेंटेज मेथड। इसको अर्थमेटिक मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, चलो इसमें हम क्या करते हैं, किस प्रकार से यहाँ पे जो हमारा प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे वो कैलकुलेट करते हैं समझते हैं। देखो, रेशियो मेथड इज डेवलप्ड बाय, अब रेशियो जो मेथड है ना इसको किसने डेवलप किया था भैया? तो इन्होंने डेवलप किया था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल साहब ने। ठीक है, अब इस मेथड के अकॉर्डिंग हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? तो ऐसे देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि ऊपर क्या आएगा भाई? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये वाला जो फॉर्मूला है ना दोस्तों, इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हम फाइंड कर सकते हैं बाय दिस मेथड, यानी कि रेशियो और परसेंटेज मेथड। मतलब इस मेथड में फॉर्मूला हमारा ये होता है। एंड परसेंटेज मेथड इज ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक मेथड। यानी कि जो हमारा परसेंटेज मेथड है, देखो इसका अलग नाम याद रखना, क्या नाम है बच्चे इसका? हमारा देखो रेशियो मेथड, परसेंटेज मेथड, और इसी का नाम है बच्चे अरिथमेटिक मेथड। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है उसको हम किस प्रकार से मेजर कर सकते हैं? फॉर्मूला यहाँ पे देख लीजिए, ईडी विच इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ना दोस्तों, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, जैसे ईडी विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा क्यू, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। ये क्या है बच्चे? ये हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है डिवीजन, क्योंकि इधर डिवीजन था ना। फिर यहाँ पे आएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। यहाँ पे चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। तो ईडी हम क्या कह सकते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज इक्वल टू, हम इसको क्या कह सकते हैं? हमने क्या किया, ये जो यहाँ पर भाग था ना, यानी जो डिवाइड था, इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। तो क्या होगा, ये पी जाएगा ऊपर और ये जो डेल्टा पी है बच्चे वो आ जाएगा नीचे। ठीक है, यानी ऐसे डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू ये देखो, ये जो डेल्टा पी था वो गया नीचे, यानी कि चेंज इन प्राइस नीचे गया, और ये जो ओनली प्राइस था यानी कि ओरिजिनल प्राइस था ये आ गया बच्चे ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको मेजर कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल की मदद से भी समझेंगे। पहले तो आप ये समझ लो कि ये जो सारे यहाँ पे सिंबल है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों हमें बता रहा है ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, ये हमें बता रहा है बच्चे डिफरेंस, मतलब चेंज बता रहा है ना, यानी कि डिफरेंस बिटवीन न्यू क्वांटिटी एंड ओल्ड क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए ओल्ड क्वांटिटी थी 10 और न्यू क्वांटिटी कितनी है भाई? 5 है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है भाई? 5 का। तो वो यहाँ पे चेंज क्वांटिटी में आप क्या लिखोगे? 5 लिखोगे। ठीक है, पी हमें बता रहा है ओरिजिनल प्राइस, और ये जो डेल्टा पी है दोस्तों यानी कि चेंज इन प्राइस जो है ये हमें क्या बता रहा है? डिफरेंस बिटवीन न्यू प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस। जैसे मान लीजिए पहले प्राइस था हमारा 5 रुपये, अब हो गया 6 रुपये, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का? 1 रुपीज़ का, यानी कि चेंज इन प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? 1 रुपीज़ आ जाएगा। इसको हम ना एक न्यूमेरिकल की मदद से भी समझेंगे। जैसे आप देख सकते हो, अभी देखो मैं आपको डायरेक्टली आंसर नहीं दिखाऊंगी, आप इसका आंसर खुद बताओगे कि ये कौन से टाइप में आएगा। देखो जैसे आप देख सकते हो, प्राइस जो है
वो 20 से क्या हो रहा है भाई 25 हो रहा है। क्वांटिटी डिमांड 10 से क्या हो रहा है दोस्तों 9 हो रहा है। तो समझो जो हमारा ओरिजिनल प्राइस है ना, ये वाला ओरिजिनल प्राइस है, ये चेंज वाला प्राइस है। तो देखो दोस्तों ओरिजिनल प्राइस हमारा कितना है भाई, ओरिजिनल प्राइस है हमारा 20 रुपया, ठीक है। और इसमें चेंज कितने का हुआ, ये 20 से कितना हुआ है 25 हुआ है, यानी कि चेंज इन प्राइस कितना है, बोलो जल्दी से। 25 में से 20 गया तो 5 चेंज हो रहा है ना, पहले 20 था अब 25 हो गया, यानी कि 5 का चेंज आ रहा है। ये तो डिफरेंस बिटवीन न्यू प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस, बोलो डिफरेंस कितना आया भाई 5 रुपए का डिफरेंस यहाँ पर आ चुका है। वैसे क्वांटिटी डिमांड में देखिएगा ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है 10 किलो, ये देखो ओरिजिनल क्वांटिटी ये आ गया 10 किलो। और चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में चेंज कितना हो रहा है, यानी देखो जैसे कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी में तो गिरावट आने वाली है। तो गिरावट कितनी आ रही है 10 से ये हो गया 9। जब हमने प्राइस को बढ़ाया 20 से 25 तो जो पहले हम 10 किलो ले रहे थे अब उसको हमने कह दिया कि 9 किलो हम लेंगे, ठीक है। तो बोलो यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है दोस्तों 1 का चेंज आ रहा है, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी इज 1, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ईडी विच इज इक्वल टू फॉर्मूला इज, यस एवरीवन, चलिए बोलिए। यहाँ पर आता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू, यहाँ पे क्या आता है बच्चे, यहाँ पे आता है प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। चलो इसके अंदर वैल्यूज पुट करो। चेंज इन क्वांटिटी इज व्हाट, देखो 1, ओके, एंड ओरिजिनल क्वांटिटी इज ₹10। फिर प्राइस कितना था, ओरिजिनल प्राइस इज ₹20 एंड चेंज इन प्राइस इज, देखो यहाँ पे है ना 5, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो जल्दी से। कैसे करोगे देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे 0 को पहले काट देना, ओके, काट दिया ना आप सभी लोगों ने। 1 2 सा क्या होता है दोस्तों 2 होता है, और 1 5 सा क्या होता है 5 होता है। तो यहाँ पे हमें मिला 2/5। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे बच्चे, पॉइंट लगा करके इधर 0 बढ़ा देंगे। तो 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5 3 से 15, 5 4 से 20। यानी कि यहाँ पर देखिएगा जो हमारा ईडी है ना बच्चे, ईडी वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया हमारा 0.4 के इक्वल, ठीक है। तो चलो मुझे एक बात बताओ, जब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा 0.4 मतलब क्या है ये, हाँ जल्दी से सोचिए। ये है दोस्तों हमारा लेस देन 1 है ना, 0.4 यानी लेस देन 1। तो जब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है लेस देन 1 तो फिर हम क्या कहते हैं, ये कौन से टाइप का डिमांड, कौन से टाइप का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। सोचिए मैंने आपको 5 टाइप पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे, बताइए क्या होगा, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, है ना, देखा था कि नहीं। अरे भैया भूलना मत आप सभी लोग। देखो यहाँ पे लिखा भी है, मैं आपको बताती हूँ कहाँ पर, देखो 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 ये आया ना 0.4 विच इज लेस देन 1, इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। ये क्या है बच्चे, ये है रिलेटिवली इन इलास्टिक। देखो रिलेटिवली इलास्टिक में क्या होता था, ये जो ईडी है ना ये होता था ग्रेटर देन 1, और इन इलास्टिक में क्या होता था, ईडी इज लेस देन 1। तो हमें क्या मिला था, ईडी इज लेस देन 1, तो ये हो जाएगा हमारा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको जो पहला वाला मेथड है दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट मेथड में इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना एंड जो फॉर्मूला है दोस्तों वो याद कर लेना, और बाकी क्वेश्चन कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो भी आप पक्का छोड़ना मत, करके आ जाओगे। इट्स वेरी सिंपल, बस फॉर्मूला आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक समझ चुके हैं। तो अब हम चलते हैं आगे, और जो दूसरा मेथड है बच्चों उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, विच इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। यस एवरीवन, इसमें हम क्या करते हैं ना, पहले टोटल एक्सपेंडिचर निकालते हैं, यानी कि टोटल खर्चा कितना हुआ। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमें कैसे मिलता है, तो बाय दिस फॉर्मूला, टोटल एक्सपेंडिचर विच इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। अरे ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। देखो मान लीजिए हम गए बाजार में, क्या खरीदने गए, चलो हम शुगर खरीदने गए। तो हमने जाकर के अंकल जी से पूछा कि अंकल जी बताइए जो चीनी है ना इसका भाव क्या है। तो वो कहते हैं कि इसका भाव है 30 रुपए किलो, ओके। तो मैंने बोला ठीक है आप मुझे 2 किलो दे दीजिए। तो अंकल जी ने मुझे दे दिया 2 किलो चीनी, ठीक है। अब मैं उसको घर पे लेकर के आ गई। तो मम्मी ने मेरे से पूछा कि बेटा बता तूने टोटल कितना खर्चा किया, यानी कि तेरा ना टोटल एक्सपेंडिचर बता। तो मैं क्या बताऊंगी, मैंने 30 रुपए किलो मतलब 30 रुपए किलो चीनी है, मैंने 2 किलो लिए हैं, यानी कि 30 × 2 मैं करूंगी और बताऊंगी 60 रुपया, यानी कि टोटल मैंने कितना खर्चा किया है भाई 60 रुपए खर्चा किया है। यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। यानी एक्सपेंडिचर मुझे कैसे मिला, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्सपेंडिचर का वही है फॉर्मूला, टोटल एक्सपेंडिचर विच इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड, ओके। तो हम क्या करते हैं, देखिए
हम ना जो पहले जो ओरिजिनल प्राइस था वहाँ पे हमारा कितना एक्सपेंडिचर हो रहा था वो हम निकालते हैं, फिर प्राइस चेंज होने के बाद हमारा टोटल कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है हम उसको देखते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करते हैं और उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मतलब जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कौन से टाइप का होगा, वो इनइलास्टिक होगा या फिर इलास्टिक होगा, रिलेटिवली इलास्टिक होगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा या फिर यूनिटरी इलास्टिक होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन फटाक से देख लेते हैं। दिस मेथड वॉज डेवलप्ड बाई, इस मेथड को भी किसने डेवलप किया था भाई, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल साहब ने। और इस मेथड में क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज, मतलब प्राइस चेंज के पहले और प्राइस चेंज के बाद का जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसको निकाला जाता है एंड देन वहां पे हम कंपेरिजन करके समझते हैं। ठीक है, हियर द टोटल एक्सपेंडिचर रिफर्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड। ओके जी, ओके चलो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं बताऊंगी, पहले ये जो टेबल दिया है ना इसको हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो दिया है ना वो आपको यहाँ पे समझ में आ ही जाएगा। देखिए इधर देखिए, यहाँ पर ये टेबल है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का, तो प्राइस है यहाँ पे, ये क्वांटिटी डिमांड है, दिस इज टोटल आउटले, आउटले मतलब टोटल आउटले यानी टोटल एक्सपेंडिचर। ओके, एक्सपेंडिचर देखो यहाँ पे क्या है, P इंटू क्यू यानी कि प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड, और ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो पहले यहाँ पे हम ए की बात कर रहे हैं, ए की, ठीक है, मान लीजिए कमोडिटी ए की बात कर रहे हैं, प्राइस इसका कितना था भाई, प्राइस हमारा था 6 रुपए। तब हम कितना खरीद रहे थे बच्चे, जब 6 रुपए प्राइस था तो हम खरीद रहे थे 10, मान लीजिए 10 यूनिट हम खरीद रहे थे। ठीक है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो रहा था, 60 रुपए का टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा था। ओके, फिर जब प्राइस हो गया हमारा 5 रुपया, तो हम लोगों ने क्या किया, जब प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी को बढ़ा दिया, कितना कर दिया भाई, 20 किलो कर दिया। तो टोटल हमारा खर्चा कितना आ रहा था, 5 इंटू 20 करेंगे तो 100। देखो यहाँ पे 10 इंटू 60, 10 इंटू 6 किया तो 60 आया, 20 इंटू 5 किया तो 100 आया। ओके, अब इन दोनों को आप कंपेयर करके समझेंगे। देखिए जैसे पहले हमारा 60 रुपए खर्चा होता था टोटल एक्सपेंडिचर, अब हो रहा है दोस्तों 100 रुपए, यानी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है बच्चे वो बढ़ा हुआ है, यानी कि जो ईडी है ना इट इज ग्रेटर देन 1। हम क्या मानेंगे कि ईडी जो है हमारा वो है दोस्तों ग्रेटर देन 1। ओके, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ईडी इज ग्रेटर देन 1, तो आप बताइए जब ईडी हमारा ग्रेटर देन 1 होता है तो वो रिलेटिवली इलास्टिक होता है, इनइलास्टिक होता है या फिर क्या होता है, सोचो जल्दी से सोचो आप लोग। ग्रेटर देन 1 होता है तो हम कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ओके, यही कहते हैं ना, तो ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे बी की हम बात करेंगे, तो जब हमारा 4 रुपए था, क्या था, प्राइस था, तो हम कितना खरीद रहे थे भाई, 30 रुपया, मतलब 30 यूनिट खरीद रहे थे, यानी कि टोटल हमारा एक्सपेंडिचर कितना था, तो 4 इंटू 30 कर दोगे 120 आएगा। फिर जब प्राइस 4 से 3 हो गया तो हम कितना खरीद रहे थे, 40 यूनिट खरीद रहे थे, तो टोटल एक्सपेंडिचर 120। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले भी 120 था और प्राइस चेंज होने के बाद भी हमारा एक्सपेंडिचर कितना है भाई, 120 ही, यानी कि दोनों तो बराबर है। मतलब ईडी जो है दोस्तों वो हमारा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि दोनों में समान तरीके से मतलब इक्वली चेंजेस हो रहे हैं। प्राइस जितना बढ़ा उतना ही हमारा जो क्वांटिटी है, प्राइस जितना कम हुआ क्वांटिटी भी उस हिसाब से बढ़ गया है, तो कोई यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है, ये इक्वल है। तो अब इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, याद करो, यूनिटरी इलास्टिक, इसको हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, अब यहाँ पे देखना सी के बारे में, 2 जब प्राइस था, जब 2 रुपया था तो क्वांटिटी हम कितना डिमांड कर रहे थे भाई, 50 रुपए, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर 100। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जब हमने प्राइस को 2 से 1 कर दिया तो क्वांटिटी डिमांड हमारा 50 से 60 पे पहुंच गया। ठीक है, 10 यूनिट हमने बढ़ा दिए तो कितना हो रहा था, 60 रुपए हो रहा था। तो यहाँ पे आप देखो पहले हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा था, अब एक्सपेंडिचर क्या है बच्चे, कम है ना, यानी कि इस टाइम पे जो हमारा ईडी है दोस्तों ये हो जाएगा लेस देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा लेस देन 1। समझ में आया, देखो पहले हम कम खर्चा कर रहे थे, अभी ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगा, और यहाँ पे तो बराबर है, यहाँ पे ये कम हो जाएगा क्योंकि पहले हम ज्यादा खर्चा कर रहे थे और प्राइस चेंज होने की वजह से अब हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा बच्चे लेस देन 1। तो ये है हमारा रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, ये है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, और ये है दोस्तों यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ओके, बात समझ में आई। तो देखो यहाँ पे ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये जो दिया गया है ABC करके, इसमें वही बातें दी गई है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है बच्चों, आओ एक बार हम फटाक से देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कम होगा जब होगा हमारा ईडी इज ग्रेटर देन 1, जैसे कि इसमें हमने देखा था ईडी इज ग्रेटर देन 1, देख रहे हो। ओके, तो यहाँ पर आपको बता दूं इसमें क्या होता है कि व्हेन विद अ गिवन चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी टोटल आउटले इंक्रीजेस। यहाँ पे देखो ना, टोटल आउटले क्या हो रहा था बच्चे, इंक्रीज हो रहा था, पहले कम था और ये ज्यादा हो गया, तो फिर वहां पे हम इसको क्या कहेंगे कि ईडी इज ग्रेटर देन 1, यानी हम इसको कह सकते हैं दोस्तों ये है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ओके, फिर यूनिटरी इलास्टिक मतलब दोनों सेम टू सेम होते हैं। व्हेन प्राइस फॉल्स और राइजेस टोटल आउटले डज नॉट चेंज और रिमेन्स कांस्टेंट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू
1। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप सभी लोगों को। फिर यहाँ पर कहाँ गया हमारा ये रिलेटिवली इनइलास्टिक, वो तो मैंने आप लोग को यहाँ पे बता ही दिया। ठीक है, तो बस ये आप क्या करोगे, देखो एग्जाम में अगर आपको लिखना है तो इसका एक्सप्लेनेशन, ये मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला याद कर लेना, और इसके साथ ये जो टेबल दिया गया दोस्तों, अगर आप इसको बना करके अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे तो फिर आपका कोई नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी लोगों को? वेरी गुड। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई? तो हाँ, ये देखो इतना ज्यादा यहाँ पर आप सोचेंगे क्या दिया, इसको तो पढ़ाया ही नहीं। तो देखो जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया ना, अभी बोल करके जो मैं आपको बता रही थी, वही चीज का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि जब 6 पर यूनिट था तो क्वांटिटी, मतलब 6 पर यूनिट 6 रुपए था, फिर 5 हुआ, तो हम क्वांटिटी डिमांड जो है वो 10 यूनिट्स क्या हुआ दोस्तों, कम हुआ या ज्यादा हुआ, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो आप आराम से पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा। बाकी अगर इसको छोड़ देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने ओन वर्ड्स में भी ये जो टेबल है बच्चे, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया वैसे आप बता सकते हो कि जब हमारा प्राइस 6 रुपए था तब हम कितने क्वांटिटी की डिमांड कर रहे थे, 10 यूनिट्स की। जब हमारा प्राइस इतना हुआ तो जो हमारा डिमांड है ये भी राइज हुआ 10 to 20 यूनिट्स, तो टोटल आउटले जो है दोनों में चेंजेस हुआ। इस प्रकार से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई अब हम चलते हैं बच्चे आगे। कहाँ पे चलेंगे? अब हम तीसरे मेथड की तरफ चलेंगे, विच इज पॉइंट मेथड, या फिर हम इसको ज्योमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। एंड ये वाला जो मेथड है दोस्तों, इसको भी हमारे मतलब इसको भी डेवलप किया था किसने? अल्फ्रेड मार्शल साहब ने। ठीक है, तो ये वाला मेथड इन्होंने डेवलप किया था। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि चलो हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर मेथड था, रेशियो मेथड था, फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हम तो इलास्टिसिटी आसानी से कैलकुलेट कर ले रहे थे। तो देखो दोस्तों, इसकी भी जरूरत हमको पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है ना बच्चे, देखो जैसे इस प्रकार से मान लीजिए इसका जो ग्राफ है वो बन रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट मेथड है ना, अलग अलग पॉइंट पे हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होने वाला है। जैसे ये जो दोनों मेथड से, ये तो हमको टोटल पूरा पूरा कंबाइन करके हमें बता रहे थे कि ये डिमांड में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये वाला जो मेथड है ना दोस्तों, ये हर एक पॉइंट पे, मतलब किसी भी पॉइंट पे आप जो चेंज है ना वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इस मेथड की हमको जरूरत पड़ी। तो इस मेथड में क्या होता है जरा हम समझेंगे। देखिएगा कहाँ गया, यहाँ देखो, विच इज नोन एज पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। द रेशियो मेथड एंड टोटल आउटले मेथड्स आर अनेबल टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ गिवन पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। यानी जो हमारा डिमांड कर्व होता है दोस्तों, इसके अलग अलग पॉइंट्स पे जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है उसको हम इन दो मेथड से मेजर नहीं कर सकते थे। कौन से दो मेथड से? पॉइंट नहीं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से और रेशियो मेथड से। इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ी और अल्फ्रेड मार्शल साहब ने इसको इंट्रोड्यूस किया। ठीक है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? इससे हम क्या कर सकते हैं, डिमांड कर्व का कोई भी पॉइंट हो, हम उसके चेंज को मेजर कर सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। सो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि ईडी विच इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, समझिएगा, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो अ गिवन पॉइंट यानी कि एल। ठीक है, इसको हम एल कहेंगे, शॉर्ट में आप इसको ऐसे कह सकते हो, एल यू। ये क्या है? वैसे देखने में काफी लंबा चौड़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन है बहुत आसान। ये एल यू याद रखोगे, एल से लोअर, यू से अप। ठीक है, अपर। तो देखो यहाँ पे अपर सेगमेंट ऑफ अ डिमांड कर्व अबोव अ गिवन पॉइंट। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, यू। एल से लोअर, यू से अपर। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें दो केसेस बनते हैं। एक तो हमारा लीनियर, देखो जो हमारा डिमांड कर्व है दोस्तों, एक इस प्रकार से लीनियर हो सकता है, और दूसरा जो हमारा डिमांड कर्व है ना वो ऐसे नॉन लीनियर भी हो सकता है। ये आप देख सकते हैं, है ना, नॉन लीनियर भी हो सकता है और ये इस प्रकार से लीनियर भी हो सकता है। कोई भरोसा नहीं है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ही केसेस हम देखेंगे। पहले हम लीनियर की बात करेंगे, किसकी? लीनियर की। ठीक है, तो लीनियर जो डिमांड कर्व है वो कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हो। डिमांड कर्व तो आपको मालूम ही है ना, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हुआ, प्राइस कम तो डिमांड बढ़ा। ठीक है, ऐसे होता है। तो इस प्रकार से ये बनाया गया क्वांटिटी, डिमांड एंड प्राइस। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख ले फटाक से, है ना, हर चीज को पढ़ते हुए हम चलेंगे। व्हेन द डिमांड कर्व इज लीनियर दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, वी एक्सटेंड द डिमांड कर्व टू मीट द y एक्सिस एट पॉइंट A एंड x एक्सिस एट पॉइंट B। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड x एक्सिस इज 0 एंड y एक्सिस इज इनफाइनाइट। यानी यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि देखो हम क्या कर रही है, जो डिमांड कर्व है ना दोस्तों, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। देखो यहाँ पर ये y एक्सिस को टच कर रहा है पॉइंट A पे और ये B को टच कर रहा है पॉइंट B पे। ठीक है,
अब देखो ये जो हमारा पूरा है ना, पहले मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। अभी कुछ देखो इधर उधर मत देखो, बस सुनो। ये जो पूरा लेंथ है ना दोस्तों, ये कितना है मैं आपको बताऊं तो ये है बच्चे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर देखो हमने इसको इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। देखो अगर ये पूरा 8 सेंटीमीटर का है और हमने इसको इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ओके जी। अब देखो हमें क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है ना, पॉइंट P, इस पर हमें पता लगाना है कि ED क्या होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, अब क्योंकि हम यहाँ पे पॉइंट मेथड का यूज कर रहे हैं ना, तो देखो यहाँ पे हम इस प्रकार से निकालेंगे ED विच इज इक्वल टू L अपॉन U, यही था ना, लोअर और अपर, ठीक है। तो लोअर का मतलब क्या हुआ, नीचे, और अपर का मतलब क्या हुआ, ऊपर। तो देखो ये जो हमारा पॉइंट P है ना दोस्तों, इसके नीचे देखो यहाँ पे ये 2 है, ये 2 है, देख रहे हो, ये P1, ठीक है, P से मतलब P1, और ये क्या है बच्चे P1, और फिर ये B तक आया है P1B, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये लोअर में है ना, देखो इसके नीचे में है, तो 2 + 2 करोगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और अपर में भी कितने नंबर से देख लो, यहाँ पे 2 और 2 मिलकर के कितने हो जाएंगे, 4। तो 4 से 4 कट, यानी कि कितना आता है, 1 आता है। मतलब यहाँ पर जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना दोस्तों, वो आ जाएगा 1, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ये देखो भाई, है कि नहीं, देख रहे हैं, नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पे हमने लिया तो P से B तक गए, देखो ED हमने कैसे निकाला, P से B तक गए, फिर हम P से A तक गए, यानी पहले हम लोअर फिर ऊपर गए, तो ये 4 था, वो 4 था, तो 4/4 यानी 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यूनिटरी इलास्टिक, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद यहाँ पे आप समझिएगा, देखिए मान लीजिए अगर हमें ये पता करना है कि ये P1 पे जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितना होने वाला है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज इक्वल टू, देखो मैंने आपको क्या बताया, LU यानी लोअर अपॉन अपर, लोअर अपॉन अपर, ठीक है। तो देखो ये जो हमारा P1 है बच्चे, इसके हम लोअर में देखेंगे, तो लोअर में क्या है, P1 से PB, है ना, P1 से PB यानी कि P1B, ठीक है। फिर अपर में क्या है, P1 से लेकर के A तक, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चे P1 से लेकर के A तक। तो P1 से लेकर के B ये कितना है भाई, मैंने आपको बताया ना, ये 2 में बटा हुआ है, तो ये है 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, और P1 से A कितना है, देखो ये 2, ये 2, ये 2, बोलो 2 1 2 2 4 2 3 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काटो, 2 1 2 2 3 6, 1/3 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9, 3 3 9, यानी कि 0.3333 आने वाला है। मतलब यहाँ पर जो हमारा ED है ना बच्चे, ये क्या है, ये है लेस देन 1, ED विच इज इक्वल टू लेस देन 1, है ना, क्योंकि 0.33 मतलब क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, 1 से छोटा है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ओके, समझ में आया। इसी प्रकार से इस वाले पॉइंट का भी निकाला गया है, आप देख सकते हो। देखो इसके लोअर में क्या है, 6 है, अपर में क्या है बच्चे 2, इसको काटेंगे तो 3, विच इज ग्रेटर देन 1, तो देखो यहाँ पे लिखा है बच्चे ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये समझ में आ गया, चलो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम जरा इसकी बात कर लेते हैं कि इस पर हमारा ED क्या होगा और इस पर हमारा ED क्या होगा। देखो बच्चों ये वाला जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट A, ठीक है, पहले लोअर आता है, तो लोअर में कितना, देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है भाई, 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर अपर, इसके अपर में तो कुछ है ही नहीं, मतलब वो 0, तो आपको मालूम होगा कि जब हमारा डिनोमिनेटर में 0 आता है तो आंसर आता है इनफाइनाइट, इसीलिए इस पॉइंट पे जो हमारा ED है बच्चे वो हो जाएगा इनफाइनाइट। और यहाँ पर क्या होगा भाई, जानते हो आप सभी लोग, देखो जैसे लोअर और अपर हमको मालूम है, यही है फॉर्मूला। तो अब ये जो पॉइंट B है बच्चे, इसके लोअर में क्या है, कुछ नहीं, लोअर में क्या है 0, और अपर में क्या है भाई, अपर में 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि पूरा 8 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पे लिख दिया 8, तो 0/8 यानी कि 0, इसीलिए पॉइंट B पे जो हमारा ED है दोस्तों ये होगा 0, और यहाँ पे होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट। ओके, क्लियर हुआ, चलो आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे वही बातें दी गई हैं, आप देख सकते हो, जो मैंने आपको इधर पूरा अच्छे से बताया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे यूनिटरी इलास्टिक, ये होगा आ गया ये वाला यूनिटरी इलास्टिक होगा, और यहाँ पर ये कितना होगा, ये होगा हमारा रिलेटिवली इन इलास्टिक, है ना, सही बोला था मैंने। और यहाँ पर देखिएगा इस वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा बच्चे, रिलेटिवली इलास्टिक होगा, और बाकी मैंने आपको बताया पॉइंट A पे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक, है ना, परफेक्टली इलास्टिक में होता था इनफाइनाइट। और पॉइंट B यानी कि सबसे नीचे वाले पॉइंट पे क्या होगा बच्चे, 0 के इक्वल, यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ये था परफेक्टली इलास्टिक, जहाँ पे इनफाइनाइट डिमांड चेंज हो रहा था, और यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक में डिमांड जो है वो थोड़ा भी चेंज नहीं होता, ठीक है।
आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो दोस्तों हमने लीनियर का केस देखा, लीनियर डिमांड कर्व का। अगर मान लीजिए हमारा डिमांड कर्व जो है वो अगर नॉन लीनियर हो तो हम क्या करेंगे भैया, तो भी हम वही करेंगे, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला। लोअर सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट बिलो अ गिवन पॉइंट एंड अपर सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट अबव अ गिवन पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला था ना, बिल्कुल वही फॉर्मूला था। यहाँ पे कर्व की बात की जा रही थी और इसमें लिखा हुआ है टेंजेंट। तो बच्चे ये टेंजेंट क्या है मैं आपको बता देती हूँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। देखो दोस्तों ये है हमारा डिमांड कर्व। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि पॉइंट मेथड से हमें क्या करना है, यहाँ पे वो ईडी निकालना है, तो इसके लिए ना हम यहाँ पे टेंजेंट बना देंगे। टेंजेंट आपको मालूम है ना, देखो इस प्रकार से हम यहाँ पे टेंजेंट बना रहे हैं जो इस कर्व को टच करके जा रहा है, देख रहे हो। हाँ ये टेंजेंट, टेंजेंट मतलब कर्व को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, आप देख सकते हो इस वाले पॉइंट पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, टेंजेंट हो जाएगा। तो देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या था, अरे आ जाओ रुको, इसका फॉर्मूला था लोअर सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट बिलो अ गिवन पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट है इसके बिलो में जो मतलब नीचे जो रहेगा है ना लोअर सेगमेंट, वो ऊपर लिखेंगे एल, जो कि यहाँ पे एल आएगा, के नीचे बच्चे क्या आ जाएगा यू, यानी कि अपर सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट अबव अ गिवन पॉइंट, बराबर। ये है फॉर्मूला हमारा। तो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, मैंने आपको बता दिया ए से लेकर के बी इस प्रकार से हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, देखो क्या होगा यहाँ पर, कब इलास्टिक होगा कब इनइलास्टिक होगा जरा हम समझ लेते हैं। देखिए जब यहाँ पर ईडी जो है ना दोस्तों क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। और ईडी कब 1 के इक्वल होगा, जब ईबी, क्योंकि ये लोअर है ना, इसके लोअर में ईबी है, देखो बच्चों ईबी जो है वो अगर इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ई ए के, मतलब दोनों के दोनों बराबर। मान लीजिए ये 2 है तो ये भी है 2, यानी कि 2/2, तो कट हो गए तो कितना आया भाई 1, यानी कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आने वाला है 1, यानी कि इस केस में ये हो जाएगा दोस्तों हमारा यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, ओके। फिर जब ईबी जो है ना ये ग्रेटर देन ई ए होगा, मतलब मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, ये मान लेते हैं 4 है और ये कितना है बच्चे 2 है। ठीक है, तो जब 4 और 2 होगा तो देखो ईबी लोअर वाला है ना ये ऊपर आएगा, ये कितना है भाई 2, ये नीचे आएगा, कैंसिल करेंगे कितना आएगा 2 2 4, तो 2 2 4 ये क्या है बच्चे, ये है हमारा ग्रेटर देन 1, यानी कि ईडी जो है ये 1 से ग्रेटर आ गया, यानी ये क्या है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए ये जो है ना ये कम है, देखो ईबी जो है ईबी ये हो गया मान लीजिए 2 और ये हो गया 4, तो अगर आप 2/4 इस प्रकार से करेंगे तो बोलो कितना आएगा, 2 1 2 2 2 4 है ना, 1/4 यानी कि 0.5, तो 0.5 क्या है बच्चे, 0.5 जो है ये क्या है, ये है हमारा लेस देन 1, यानी कि 1 से छोटा है। और 1 से छोटा अगर ईडी आता है तो फिर हम उसको क्या कहते हैं बच्चे, वो कौन से टाइप में आ जाता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड वाले टाइप में आ जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे करके आइडेंटिफाई कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, तो आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए। और यहाँ पर हमारे ये जो टाइप्स नहीं, ये जो मेजर करने के मेथड थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, वो मैंने आप लोग को यहाँ पे सारे के सारे मेथड्स पढ़ा दिए हैं। कौन कौन से मेथड्स हमने देखे बच्चे, रेशियो मेथड, दूसरा हमने देखा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरा हमने देखा पॉइंट मेथड या फिर ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, और कैसे ज्योमेट्रिक मीन में भी हमने 2 केसेस देखे, एक तो लीनियर वाला देखा और दूसरा हमने नॉन लीनियर वाला देखा। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, है बहुत आसान, पहली बार पढ़ रहे हो इसीलिए आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन मेरा यकीन मानिए अगर आप 1 से 2 बार इस चैप्टर को पढ़ लेते हो, जी हाँ बिल्कुल सही पढ़ लेते हो, तो बाकी सारी बातें आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अभी अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो यानी कि अगले लेक्चर में। तो पिछले सारे लेक्चर्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में, जाकर के आप देख लेना। ठीक है, और ये देखो रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो है आप देखो यहाँ पे आईडी मेंशन की गई है शालिनी के ऑल स्टडी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाना, और जो बच्चे जुड़े हैं अच्छी बात है। और ये हमारा एप्लीकेशन है भाई, इसको भी डाउनलोड कर लो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी मिलेंगी आप लोगों को, है ना, मिल भी रही हैं। और ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहाँ पर भी आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं अकाउंट्स भी पढ़ाती हूँ और मैथ्स भी पढ़ाती हूँ आप सभी लोगों को, तो अकाउंट्स और मैथमेटिक्स के वीडियोस मिलेंगे इस चैनल पर, तो अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। ठीक है, तो चलिए बच्चों सभी को नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एवरीवन।